हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के लिए अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय फर्स्ट जिसका नाम है परिचय, आज हम लोग इस परिचय नामक लेसन के बहुविकल्पी प्रश्नों को अध्ययन करेंगे और हम लोग इसके 25 मोस्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको स्टडी करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है और इसके फर्स्ट पार्ट को मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ और फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 26 क्वेश्चन से स्टार्ट है। चूंकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके पार्ट फर्स्ट में 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, आइए इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। पूछा कि जब कुछ संसाधनों का प्रयोग एक से प्रयोग दो में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें कहा है कि जब कुछ संसाधनों का प्रयोग एक से प्रयोग दो में स्थानांतरित किया जाता है और तब रूपांतरण की सीमांत दर क्या होती है। अब चूंकि यहाँ पर लिखा है कि ये होता है तकनीकी के दिए होने पर। इसमें कह रहा है कि जब कुछ संसाधनों का प्रयोग जो है एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में स्थानांतरित किया जाता है और जब तकनीकी दी हुई है तब रूपांतरण की सीमांत दर क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद तब इसके आंसर को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसमें जो सही ये ऑप्शन है ये है ए, बढ़ती है। रूपांतरण की सीमांत दर बढ़ती है। अब कैसे बढ़ती है समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ स्क्रीन पर ये रूपांतरण वक्र दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और एक्स अक्ष की तरह यह नतोदर है एक्स अक्ष की ओर। अब देखिए जरा हम इस पर ध्यान देते हैं। देखिए ये वाई वस्तु है और ये एक्स वस्तु है इस पर। अब यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर ओ ए वस्तु और यहाँ पर अब यहाँ देखिए यहाँ पर 1x वस्तु का उपभोग और यहाँ पर y का ए तक जो है संयोग है। अब देखिए अब x वस्तु का उपभोग बढ़ाया जा रहा है, 1 से 2 पर चला जा रहा है, तो यहाँ पर y वस्तु का उपभोग जो है कम हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए फिर से 2 से 3 पर चला गया तो इसका उपभोग फिर से और कम हो गया। फिर ये 3 से 4 पर चला गया तो इसका उपभोग और कम हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एक्स वस्तु की उपभोग की गई इकाइयाँ जो बढ़ाई जा रही हैं वो समान मात्रा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे क्रम से समान मात्रा में बढ़ाई जा रही और इनके बीच की दूरी 1 से 2 के बीच, 2 के 3, 3 से 4 ये लगभग समान है या समान लगभग क्या समान ही है। और लेकिन इसमें देखिए वायु वस्तु में देखिए ये जो फर्स्ट बॉक्स बन रहा है, फिर सेकंड बन रहा है, फिर थर्ड बन रहा है, फिर फोर्थ बन रहा है, फिर फिफ्थ बन रहा है, 6 7 8। अब यहाँ पर देखिए ये बॉक्स की दूरी क्रमशः बढ़ती जाती है, बॉक्स की दूरी क्रमशः बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है कि एक वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने के लिए वायु वस्तु की बढ़ती हुई मात्रा में त्याग करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि संसाधनों में वृद्धि का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर सरकना, बाईं ओर सरकना, दाईं ओर घुमाव और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही है। संसाधनों में जब वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है, जो पीपीसी वक्र होता है, वो दाईं ओर सरकता है, बाईं ओर सरकता है, दाईं ओर घुमाव, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसका आंसर दे दूं मैं। इसमें है कि संसाधनों में जब वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दाईं ओर सरकता है। अब आइए थोड़ा फिगर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साधनों में वृद्धि होने से दोनों वस्तुओं एक्स और वाई का उत्पादन बढ़ना संभव होता है। परिणाम स्वरूप उत्पादन संभावना वक्र अपनी मूल स्थिति से दाईं ओर खिसक जाता है। चित्र में देखिए इसमें पीपी
वक्र दाईं ओर खिसक खिसक कर P1 हो गया है। अब इसमें देखिए ये PP वक्र है, देखिए ये जो है ये PP वक्र है, ठीक है। अब इसमें साधनों में जब वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। इसमें वस्तु X का और वस्तु Y दोनों का उत्पादन बढ़ेगा, इसलिए यह जो है वो दाईं तरफ जो है ये खिसक जाएगा। अब आपको जो है अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर से हम प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्या लिखा है, संसाधनों में वृद्धि का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र का दाईं ओर सरकना। क्यों सरकता है अब आप जान गए होंगे। और हाँ, अगर जो है इस तरह दे दे कि संसाधनों में वृद्धि का अर्थ है उत्पाद संसाधनों में कमी कर देते, और यहाँ पर जो वृद्धि दिया है और यहाँ पर अगर कमी दे दे, यहाँ पर अगर कमी लिख दे, तब जो है वह ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात जो संभावना वक्र है वो बाईं ओर खिसक जाएगा। जो संभावना वक्र ऐसे जो संभावना वक्र ये बना हुआ है, अगर कमी हो रही है तो ये इधर की तरफ खिसक जाएगा और इधर आ जाएगा, बाईं तरफ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है एक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है एक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है एक फर्म और ऑप्शन डी है एक परिवार इकाई। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही इसमें। फ्रेंड्स जो है इसमें ऑप्शन बी एक अर्थव्यवस्था, यह जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। आई रिपीट, अर्थव्यवस्था व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा एक आर्थिक कारक या इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध किसी एक इकाई से होता है, सभी इकाइयों से इसका संबंध नहीं होता। फ्रेंड्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है 3 सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है। उसमें पहला है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। इस वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत में जो है यह व्याख्या की जाती है कि उपभोग वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। वस्तु की कीमत के निर्धारण में मांग और आपूर्ति दोनों घटकों को सम्मिलित किया जाता है। मांग पक्ष में उपभोक्ता को उपभोग व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा पूर्ति पक्ष में उत्पादन लागत तथा उत्पादन दशाओं का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा सिद्धांत है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। दूसरा है साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत। इस सिद्धांत द्वारा यह व्याख्या की जाती है कि वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उत्पत्ति के साधनों की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। और थर्ड है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। व्यष्टि फ्रेंड्स थर्ड है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत के इस भाग में यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तु एवं सेवा की दी हुई मात्रा को अनेक उपभोक्ताओं में किस प्रकार आवंटित किया जाए कि आर्थिक कल्याण अधिकतम हो जाए। तो फ्रेंड्स अब जो है आपको आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें जो लिखा है एक अर्थव्यवस्था या व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था जो होती है वह समग्र को व्यक्त करती है। अर्थव्यवस्था जो है एक अर्थव्यवस्था वह समग्र को व्यक्त करती है, तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं होगा। जबकि इसमें एक उपभोक्ता, एक फर्म और एक परिवार ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसमें कह रहा है कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। इसमें कह रहा है किसने कहा है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। इसमें ऑप्शन ए है किन्स ने, हिक्स ने, ऑप्शन सी है रॉबिन्स ने और ऑप्शन डी है मार्शल ने। तो इसका आंसर होगा अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, ये रॉबिन्स ने कहा था।
देखिए, रॉबिन्स महोदय ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव व्यवहार की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मानव अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। निम्न से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। जैसे फर्स्ट है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, और बी है सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सी है ए व बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर सही है इसका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन ही दो समस्याओं के कारण हुआ है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसके पास जो साधन होते हैं वह सीमित होते हैं और वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं। इसलिए हमेशा जो है चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है और इसी से अर्थशास्त्र का जन्म होता है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी सही होगा। इसमें असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो है वह किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? व्यष्टि कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण और ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? व्यष्टि कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण और ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें ये तीनों है। व्यष्टि अर्थशास्त्र शाखा में व्यष्टि कीमत निर्धारण भी है, साधन कीमत निर्धारण भी है, आर्थिक कल्याण भी है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? पूर्ण रोजगार का, राष्ट्रीय आय का, कुल उत्पादन का, ये सभी। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? पूर्ण रोजगार का, राष्ट्रीय आय का, कुल उत्पादन का और इन सभी का। तो फ्रेंड्स, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है पूर्ण रोजगार का भी अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन किया जाता है, कुल उत्पादन का भी अध्ययन किया जाता है, कुल निवेश का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसमें तीनों सम्मिलित होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब ये सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चुनाव को जन्म देती है, उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो फ्रेंड्स, आइए फिर से एक बार हम इसको देखते हैं। देखिए, इसमें कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती, तो ये सही है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं क्योंकि वह पूरे जीवन भर जो है वो अपनी उसकी आवश्यकताएं समाप्त ही नहीं होती। एक आवश्यकता को पूर्ण करता है तो दूसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है। हमारे पास साइकिल नहीं होती, साइकिल लेते ही इच्छा होती कि हम एक बाइक ले ले, बाइक होती तो इच्छा होती कि एक कार ले ले, कार ले लेते तो इच्छा होती है कि अब इससे महंगी कार ले ले, महंगी फिर कि इससे महंगी ले ले, तो इच्छा समाप्त ही नहीं होती। तो आवश्यकताएं व्यक्ति की वो असीमित होती है, ये भी सही है। और फिर है आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित हैं, ये भी सही है क्योंकि हमारे जितनी आवश्यकताएं होती हैं उसकी अपेक्षा हमारे पास उतने साधन नहीं होते हैं। इसलिए हमको चुनाव करना पड़ता है कि सबसे पहले किस आवश्यकता को संतुष्ट करने की आवश्यकता है। और है सी, दुर्लभता की समस्या चुनाव को जन्म देती है। देखिए, हमारे पास जो है वह साधन सीमित होते हैं, दुर्लभ होते हैं, इसीलिए हमें चुनाव करना पड़ता है
हमें पहले ये देखना होता है कि हम जो हमारे पास साधन है, सबसे पहले हम जो है किन आवश्यकताओं को संतुष्ट करें। तो फ्रेंड्स इसमें जो है तीनों सही है, इसमें तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। ऑप्शन ए है चयन की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि अर्थशास्त्र का जन्म क्यों होता है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं जो है असीमित होती हैं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास साधन सीमित होते हैं। इसीलिए जो है साधन सीमित होने के कारण जो है हमारे सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, चाहे वह उपभोक्ता वस्तुओं की उपभोग की समस्या हो और चाहे वह रिलेटेड हो उत्पादन के साधनों से। अगर हम उपभोग को ले तो हमें चयन करना पड़ता है कि हम सबसे पहले किसका उपभोग करें, किस वस्तु का उपभोग करें, किस सेवा का उपभोग करें जिसकी तीव्रता हमारे लिए सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़रूरी है। उत्पादन के क्षेत्र में भी या साधनों या उत्पादन के साधनों के विषय में भी यही निर्णय लेना पड़ता है कि हम सबसे पहले किसका उत्पादन करें और कितना उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। इन सारे हर हर कदम पर हमको जो है चयन करना पड़ता है, चयन की समस्या उत्पन्न होती है। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए सही है। आर्थिक समस्या मूलतः जो है चयन की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछ रहा है कि साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। ऑप्शन ए है ये मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित हैं। बी है इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। सी है ए व बी दोनों, अर्थात ए भी सही है और बी भी सही है। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही है इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। साधन की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि ये मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, अर्थात साधन जो है जितनी मानव की आवश्यकताएं क्या होती है असीमित होती हैं और उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। और बी है इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, जो साधन होते हैं उनका वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है, अर्थात एक से अधिक प्रयोगों में भी लाए जा सकते हैं। जैसे मैं अभी उदाहरण बता रहा हूँ कि बिजली का जो है वैकल्पिक प्रयोग है। हम उससे जो है कई कामों में ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, सबमर्सिबल पंप चला सकते हैं उससे, और उद्योग चला सकते हैं, उससे कई प्रकार के कामों में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, उपयुक्त सभी। तो बताइए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये भी है कि क्या उत्पादन हो, उत्पादन क्या किया जाए, फिर कैसे उत्पादन हो, सी उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन कितना हो। ये सभी जो है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। ऊपर वाले से ही संबंधित है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं। तो इसमें है ए साधनों का आवंटन, बी है साधनों का कुशलतम उपयोग, सी है आर्थिक विकास और डी है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ऊपर वाला पढ़ें तो नीचे वाला भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, कि उपयुक्त सभी है। इसमें जो है उपयुक्त सभी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की समस्या में साधन का आवंटन भी आता है कि साधनों का आवंटन कैसे कैसे किया जाए, साधनों का कुशलतम उपयोग भी आता है और आर्थिक विकास भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है उत्पादन संभावना वक्र, दूसरा है मांग वक्र, सी है उत्पादन वक्र और डी है उदासीनता वक्र।
तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्पादन संभावना वक्र जो है आर्थिक समस्या दर्शाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं। देखिए इसमें कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है ऐसे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। फ्रेंड्स देखिए ये जो है ये उत्पादन संभावना वक्र है, इसका ढाल कैसे गिरा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आज इसमें ऑप्शन सी सही है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र एक्स, कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र जो है एक्स अक्ष की ओर नतोदर होता है, एक्स अक्ष की ओर उन्नतोदर होता है, सी है एक्स अक्ष के समांतर होता है और एक्स अक्ष के लंबवत होता है। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने अभी फिगर देखा था कि उत्पादन संभावना वक्र का एक्स अक्ष की ओर नतोदर होता है, उत्पादन संभावना वक्र जो है एक्स अक्ष की तरह नतोदर होता है, इसको नतोदर बोलते हैं। और यदि किसी वस्तु का ढाल जो है इस तरह हो तो उसको उन्नतोदर बोलते हैं, और इस तरह रहेगा जैसा कि इसका है उत्पादन संभावना वक्र का, तो इसको नतोदर बोलते हैं। तो यह कैसा है, यह एक्स एक्स, यह जो है एक्स वक्र की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ जो है यह नतोदर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, उत्पादन संभावना वक्र एक्स अक्ष की ओर नतोदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र की आकृति निम्न में से किस कारण से मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। मांग का नियम, दूसरा है बढ़ती हुई सीमांत लागत, ऑप्शन सी है इकाई लोच और ऑप्शन डी है पूर्ति का नियम। तो बताइए उत्पादन संभावना वक्र की आकृति निम्न से किस कारण से मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। नतोदर का मतलब अभी मैंने आपको बताया है, नतोदर का मतलब इस तरह होता है। तो वही बोला है कि ये जो नतोदर होता है तो यह जो है किस कारण से होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है वह है बढ़ती हुई सीमांत लागत के कारण। उत्पादन संभावना वक्र की आकृति बढ़ती हुई सीमांत लागत के कारण जो है वह मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। यह जो है मैंने आपको भी बताया कि यह उत्पादन संभावना वक्र जो है इस तरह से होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि बढ़ती हुई सीमांत लागत के कारण, बढ़ती हुई सीमांत लागत के कारण ऐसा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि चित्र 1.20 में कौन सा बिंदु अप्राप्य है। इसमें ये देखिए ये फिगर दिया है, यहाँ y वस्तु है, यहाँ x वस्तु है, ये उत्पादन संभावना वक्र है, यहाँ पर सी डी और ई, ये जो है ये सी बिंदु, डी बिंदु, री बिंदु और ये एफ बिंदु है। तो इस पूछ रहा है ये जो चारों बिंदु हैं इसमें से कौन सा बिंदु अप्राप्य है। अप्राप्य मतलब जिसको दैट कैन नॉट बी अचीव्ड, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स इसमें जो एफ इसमें जो एफ बिंदु है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जो है उत्पादन संभावना वक्र के बाहर है, और यह जो है यह जो है व्यक्ति के पास या उत्पादक या उपभोक्ता के पास जो है उतना उतना जो है उसके पास साधन नहीं है कि वह एफ को प्राप्त कर सके। जबकि सी डी या ई जो है वह बिंदु प्राप्य है, इसको प्राप्त किया जा सकता है। या सी डी और ई इसके अंदर यदि कहीं और कोई बिंदु है तो उसको भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर यदि कोई भी बिंदु है तो वह जो है अप्राप्य है, अर्थात उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसमें कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यदि लेसन आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं। कीमत यंत्र जो है हमेशा काम करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधन जो है निजी उद्यमियों के हाथों में होते हैं और उसमें कीमत यंत्र काम करता है। मांग और पूर्ति के अनुसार जो है मांग और पूर्ति दो शक्तियां ऐसी होती हैं जो सभी चीज़ों में संतुलन लाने का प्रयास करती हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में वो इस पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन की क्रियाओं में सरकार का नियंत्रण या सरकार का हस्तक्षेप होता है, तो इसमें कीमत यंत्र काम नहीं करता। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वह समाजवादी और पूंजीवादी दोनों इसमें जो है दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में काम करते हैं। तो इसमें इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें कहना है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? अधिकाधिक उत्पादन, अधिकाधिक लाभ, अधिकतम सामाजिक कल्याण और आर्थिक स्वतंत्रता। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो है सही है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। क्योंकि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के सारे कार्य वह सरकार के हाथ में होते हैं, सरकार का नियंत्रण होता है। इसलिए सरकार का जो मूल उद्देश्य होता है वो अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसके ठीक विपरीत है, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य जो है निजी लाभ के लिए किया जाता है। इसमें जो है अधिकाधिक वो जो निजी उद्यमी होता है उसका मूल उद्देश्य जो है अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होता है, उसमें आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो फ्रेंड, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी भी बताया कि निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। किसमें? वह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। जैसे भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं और निजी क्षेत्र हैं दोनों सह अस्तित्व में काम करते हैं। कुछ उत्पादन की क्रियाएं जो हैं निजी क्षेत्र में भी हैं, अधिकांशतः है निजी क्षेत्र में, और कुछ जो है उत्पादन कार्य जो है सरकार अपने हाथ में भी लेकर करती है। तो उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसलिए अपनाया गया क्योंकि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के जो दोष हैं उनको दूर किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये ये जो फर्स्ट चैप्टर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय नामक लेसन का ये बहुविकल्पी प्रश्नों का ये सेकेंड पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। और इस प्रकार जो है सारे और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। इससे ज़्यादा इस लेसन से प्रश्न नहीं पूछेगा या नहीं बन पाएगा, क्योंकि जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं मैंने सबको इंक्लूड किया है। मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगा, आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो आप जो है पूरा लेसन कवर कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, जाते जाते एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जो है लघुत्तरी प्रश्नों, अति लघुत्तरी प्रश्नों, लघुत्तरी प्रश्नों, दीर्घोत्तरी प्रश्न, सभी प्रश्नों को लेकर के बारी बारी से आऊँगा और वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप वीडियो देखते रहिएगा, बने रहिएगा।